हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7th का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधे में न्यूट्रिशन लेने के और भी दूसरा तरीका जो होता है उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, अगर वो सिंथेसाइज नहीं करते तो वह यानी पेड़ पौधे अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कैसे करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, यानी इंसानों की तरह या जानवर की तरह कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह के पौधों को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड कहते हैं। लुक एट फिगर 1.5, अगर आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस पेड़ पर देख रहे होंगे ये हेरी टाइप का जो येलो येलो कलर का पैचेस दिखाई दे रहा है, यही हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है। डू यू सी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, यानी इस पौधे पर आप देख रहे हैं ऐसे जालीनुमा बना हुआ है, ये जो येलो कलर का पैचेस है वायरी टाइप का, इसी को आपको देखने को कह रहा है इस फिगर में। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, या हिंदी में कहें तो अमरबेल। इस तरह के पौधे को हम कैस्केटा या अमरबेल के नाम से जानते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, ये अपना भोजन दूसरे पेड़ के ऊपर क्लाइंब करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, तो जिसके ऊपर यह चढ़कर अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं उस पेड़ को होस्ट कहते हैं। यानी जो येलो कलर का पैचेस हुआ या फिर वायरी टाइप का आपको जो दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, उसे हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, और जिनके ऊपर ये चढ़कर अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहा है उसे हम होस्ट कहेंगे। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, तो इसे हम इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसे हम पैरासाइट्स कहेंगे। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, कहने का मतलब कि क्या हम इंसान और जानवर भी पैरासाइट्स होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आपको इसके बारे में सोचना है और अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। अब पहले यहाँ कुछ जानना चाह रही हैं। पहली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite, कहने का मतलब कि पहले यहाँ जानना चाहती हैं कि जो अन्य कीड़े होते हैं क्या वह भी पैरासाइट्स ही होते हैं जो हमारा खून पीते हैं। अगर मच्छर की बात करें तो क्या मच्छर भी पैरासाइट्स ही है और हम उनके लिए क्या होस्ट हैं। इनके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। Have you seen or heard of plant that can eat animals, क्या आपने कभी पहले सुना है कि पौधे एनिमल्स खाते हैं। There are a few plant which can trap insect and digest them, तो आंसर यहाँ पे होगा कि हाँ बिल्कुल कुछ इस तरह के भी पौधे होते हैं जो कीड़ों को खाकर वह डाइजेस्ट कर पाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, कि आपसे अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये अमेजिंग नहीं है कि कोई पौधा कीड़े को खाए। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलरफुल, कहने का मतलब कि इस तरह के प्लांट जो कीड़े खाते हों वह या तो हरे हो सकते हैं या फिर दूसरे कलर के भी हो सकते हैं।
लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप इस फिगर में यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, यानी ये जो आपको ये जग की तरफ जो दिखाई दे रहा है शेप में, यही पिक्चर प्लांट है। ये दिखाई दे रहा है आपको ये। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, there are hairy which are direct downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. कहने का मतलब कि ये जो आपको पिक्चर प्लांट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर अंदर में बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई शायद दे रहा होगा, ये हेयर टाइप का होता है। यहाँ हेयर निकला हुआ रहता है जो कि अंदर की ओर रहता है। ओके, ये डाउनवर्ड में होता है। मान लीजिए इस तरह से ये हुआ तो इनका हेयर कुछ इस टाइप का इस तरह से बना हुआ रहता है। जब इसमें इंसेक्ट आकर गिरता है तो इनका जो वॉल होता है वह एक पहले तो वो स्लिपरी होता है, और जैसे ही इसके अंदर वो जाता है ये हेयर के कारण फंस जाते हैं, यानी ये वापस ऊपर नहीं निकाल पाते। अब ये पिक्चर प्लांट करता है क्या है कि डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, जिसके कारण वह कीड़ा डाइजेस्ट हो जाता है और पिक्चर प्लांट अपना न्यूट्रिशन उनके जूसों से कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से पिक्चर प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है और इस तरह के प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से जानते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? कहने का मतलब कि इस तरह के पौधे को क्या सोयल से न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता है जो इनको अलग से ज़रूरत पड़ता है न्यूट्रिशन की। अब बूझो यहाँ पे कंफ्यूज है। बूझो इज कंफ्यूज इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। कहने का मतलब कि पिक्चर प्लांट कलर में तो ग्रीन होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो फिर इनको अलग से इंसेक्ट लेने की क्या ज़रूरत पड़ता है। चलिए यहाँ पे एक नए टॉपिक की बात करते हैं, सेप्लोट्रॉप्स की। ये सेप्लोट्रॉप्स होता क्या है। अगर कन्फ्यूजन अभी भी आपको रह गया है कि जब इनको सोयल से न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको हर तरह से न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है सोयल से। थोड़ा बहुत भी इनको जो है अलग से ज़रूरत पड़ता है न्यूट्रिशन की, तो ये पिक्चर प्लांट से अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। सॉरी, पिक्चर प्लांट से नहीं, इंसेक्ट से कर पाते हैं। ये अधूरा होता है, जो सॉइल से इनको न्यूट्रिशन मिलता है वो कम्प्लीटली नहीं मिलता, थोड़ा बहुत बैलेंस रह जाता है, जिनकी वजह से इनको इंसेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। नेचर ने इनको मॉडिफाई ही कुछ इस तरह से कर रखा है, ये देख रहे होंगे आप पिक्चर में। चलिए अब इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, यानी आपने मशरूम को बिकते हुए बाज़ारों में इस तरह से पैकेट में देखा ही होगा। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोस्ट सॉइल्स और नॉन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ मशरूम जहाँ पे मोस्ट सोइल यानी गीली मिट्टी के ऊपर या कुछ लकड़ियों के ऊपर जहाँ पे या कचरा होता है, वहाँ पे आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि मशरूम इस तरह से छाते के रूप में निकल आता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ते हैं कि इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है और ये खुद को सर्वाइव किस तरह से करते हैं। Bujo wants to know how these organisms acquire
nutrients. They do not have mouth like animals do. They are none like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब बुझो यहाँ जानना चाहते हैं कि बाकी जीवों की तरह क्या इनको भी ज़रूरत पड़ता है न्यूट्रिएंट्स की। इनके पास न तो मुंह होता है, न दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दूसरा पार्ट्स होता है कि अपने न्यूट्रिएंट्स को ये ले सकें। दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, ये दिखने में हरे पौधे की तरह भी नहीं लगता है, इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता है। तो ये अपना भोजन किस तरह से पूरा करते होंगे, अपना न्यूट्रिशन किस तरह से कंप्लीट करते होंगे, बुझो यहाँ जानना चाहते हैं। तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन ईट विद वाटर, यानी आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको पानी से कुछ गीला कर देना है। लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them, यानी उसके ऊपर आपको पानी से गीला कर देना है। जो ब्रेड है उसको पानी से गीला कर देना है और किसी गर्म जगह पे 2 से 3 दिन के लिए उसको छोड़ देना है, या जब तक उसके ऊपर फ्लफी पैचेस या वाइट कलर के जो धब्बे होते हैं वह दिखना ना लग जाए, जिस तरह से आप फिगर 1.8 में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे What is the color of these patches? अब आपको कह रहा है कि उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि उसमें किस तरह से, यानी जो पैचेस बना वो किस कलर का बना। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको आप ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा ले सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। कहने का मतलब कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो आपने देखा होगा कि उस पे कॉटन की तरह धागे की तरह एक लटका हुआ या उस पे क्रिएट किया हुआ आपको दिखाई पड़ेगा कि एक धागे की तरह उसमें कुछ बन आया है। इस ऑब्जर्वेशन को आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। These organisms are called fungi, तो इस तरह के जीवों को हम फंगाई कहते हैं। They have a different mode of nutrition, इनका जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है वह दूसरा होता है। They observe the nutrients from the bread, ये अपना न्यूट्रिशन ब्रेड से पूरा करते हैं। This mode of nutrition in which organism take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, यानी इस तरह का जीव जो दूसरे जीवों से या मरे हुए या सड़े हुए चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है उस तरह के जीवों को हम सैप्रोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर्स, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time, यानी काफ़ी समय तक गर्म और शुष्क मौसम में पिकल्स के ऊपर, लेदर के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर, यानी इस तरह के जो भी घर में वस्तुएं होता है उसके ऊपर फंगाई ग्रो कर सकता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, यानी बरसात के दिनों में ये कई सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगाई इन योर हाउस, यानी आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि फंगाई ने आपके घरों में कितने चीज़ों को खराब किया है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, स्पोर्स को यहाँ पे हम बीज के नाम से जानेंगे। स्पोर्स मीन्स बीज। तो कह रहा है कि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, यानी ये जो फंगल स्पोर्स होता है, जो बीज होता है, वह जनरली एयर में पाया जाता है। व्हेन दे लैंड ऑन When they land on
wet and warm things they germinate and grow। जब इनको कोई गीली जगह या गर्म जगह इनको मिलता है तो वहाँ पे ये फंगल जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है। Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को फंगाई से खराब होने से किस तरह से बचा सकते हैं। अब ऊपर में देखिए, ये पहेली के मन में भी कुछ क्वेश्चन आ रहा था, ये जानना चाहती हैं। पहेली इज keen to know whether her beautiful shoes which she wore on a special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. पहले यहाँ जानना चाहती हैं कि जो मेरा शूज है अगर उसे हम कंटिन्यू ना यूज करें, सिर्फ ओकेजनली ही हम यूज करें, तो क्या वह भी बरसात के दिनों में ख़राब हो सकता है। अब इनके मन में ऐसा अपने शूज के बारे में ही क्यों आया, क्योंकि जस्ट ऊपर में लिखा था कि लेदर के ऊपर भी फंगाई ग्रो कर सकते हैं। अब बूझो यहाँ कुछ कह रहे हैं। बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, इनके दादाजी ने एक बार कहा था डैट हिज वीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस, यानी उनका जो खेत था वह फंगस के कारण फील्ड पूरा खराब हो चुका था, खेत में फंगस लग चुका था। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगाई कॉज डिजीज ऑल्सो, कि क्या फंगाई रोग भी पैदा कर सकता है। पहेली टोल्ड हिम डैट मैनी फंगाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। अब पहेली यहाँ पे बूझो को कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे फंगाई हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है, जैसे ईस्ट और मशरूम। बट सम फंगाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी वहीं अगर हम दूसरे तरह का हार्मफुल तरह का फंगाई की बात करें तो ये हमें बीमार भी कर सकते हैं, हम इंसानों के साथ साथ पौधों को तथा जानवरों को। सम फंगाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, तो कुछ ऐसे भी फंगल होते हैं, कुछ ऐसे भी फंगाई होते हैं जो मेडिसिन बनाने में काम आता है। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे को शेयर करते हैं। यहाँ शेल्टर मतलब आवास या रहने का जगह। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, यानी वैसे जीव जो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे को शेयर करते हैं, उस तरह के रिलेशन को हम सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, कुछ वैसे भी फंगाई हैं जो पौधे के रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, यानी अब जो पौधे के जड़ में फंगस रह रहा होता है तो उस फंगस को पेड़ के जड़ों से न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाता है और इसके बदले में फंगस को क्या मिलता है, फंगस को तो पौधे के रूट से भोजन मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया। अब पौधे को बदले में क्या मिलेगा, इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो उसके बदले में उसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलेगा। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लाइकेन्स के नाम से जानते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा, एल्गा यहाँ पे सिंगुलर को कहा जा रहा है, ठीक है। एंड फंगस लिव टुगेदर, यानी एल्गा और फंगस एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, यानी फंगस जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं वह एल्गा को क्या क्या एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स, और बदले में क्या करेगा, एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, यानी एल्गा अपना भोजन तैयार करके फंगस को देगा।
अब यहाँ देखिए एक नया टॉपिक है 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। रिप्लेनिश कहने का मतलब कि दोबारा से बनना। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field? क्या कभी आपने किसानों को अपने खेतों में मैन्योर या फर्टिलाइज़र छिड़ते हुए या स्प्रेड करते हुए, छिड़काव करते हुए कभी देखा है? और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पोट्स, क्या कभी आपने माली को अपने गार्डन में या पॉट्स में इस तरह का छिड़काव करते हुए देखा है मैन्योर या फर्टिलाइज़र का? डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आप ये पहले से ही जानते हैं कि पेड़ पौधे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स अपने सोइल से कंप्लीट करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइन। तो अब इसलिए क्या होता है कि धीरे धीरे मिनरल्स का या न्यूट्रिशन का जो अमाउंट होता है वो डे बाय डे डिक्रीज करते जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। यानी फर्टिलाइज़र में अब क्या होता है, मैन्योर्स में तो नाइट्रोजन होता है, पोटासियम होता है और फॉस्फोरस होता है। यानी बार बार एक ही खेत में सेम टाइप का खेती करने से क्या होता है कि उसका जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स है वो डे बाय डे धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है। इसीलिए किसानों को या मालियों को अलग से उनको मैन्योर या न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है या फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू एनरिच द सोइल। यानी मिट्टी की और अच्छी उपज बनाए रखने के लिए उनको अलग से फर्टिलाइज़र या मैन्योर ऐड करना होता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी हेल्दी हमें फसल प्राप्त हो तो उसके लिए हमें उनको न्यूट्रिएंट्स देना होगा। यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। कहने का मतलब कि आप जानते ही होंगे कि क्रॉप जो है नाइट्रोजन सोइल से बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनके अंदर से नाइट्रोजन ख़त्म हो जाएगा। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी हो रही है और अपने एटमॉस्फेयर में, एयर में नाइट्रोजन की तो कमी है नहीं, तो ये कमी हो कैसे जाती है? तो कमी इस तरह से हो जाती है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। उन्हें सोल्यूबल फॉर्म में उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब ये इनको प्रोवाइड कौन करेगा? द बैक्टीरियम, यानी एक से ज़्यादा प्लूरल बैक्टीरिया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बैक्टीरिया कहेंगे। और सिंगल बैक्टीरिया होगा तो उसे हम बैक्टीरियम कहेंगे। तो उस तरह के बैक्टीरियम को हम राइजोबियम कहेंगे। राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजुअल फॉर्म। अब ये जो वो है बैक्टीरियम है राइजोबियम, ये क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके और दोबारा सोइल में रिलीज कर देगा, जिससे क्या होगा कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन फिर से यूटिलाइज कर पाएंगे। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। तो कहने का मतलब कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वह अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। और ये रहते कहाँ हैं? तो ये ग्राम में रहते हैं, ग्राम के जड़ों में रहते हैं, पीज में रहते हैं, मूंग में रहते हैं, बीन्स में, और अदर लेग्यूम्स प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे को शेयर करना ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यानी ये जो मैंने जो भी कुछ
प्लांट्स का नाम लिया, ये ग्राम, पीज, मूंग, इनसे राइजोबियम को बदले में न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और राइजोबियम से पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इस तरह का जो आपस में रिलेशन इन्होंने किया, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। दिस एसोसिएशन is of great significance for the farmer. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous। कहने का मतलब कि इससे क्या किसानों को फ़ायदा ये मिलता है कि उनको अलग से नाइट्रोजन अगर खेतों में डालना होता है तो उनको केमिकल वाला फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। Most of the pulses means दाल्स are obtained from leguminous plant। ज़्यादातर जो दालें हैं वह leguminous plant के थ्रू हमें मिलता है। In this chapter you learned that, यानी इस चैप्टर में अभी तक आपने यह जाना that most of the plants are autotrophs, यानी ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वह ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस खुद कर पाते हैं, है ना, यानी वैसे पौधे जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, उस तरह के पौधों को हम ऑटोट्रोप्स कह रहे हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट्स और सेप्लोट्रोफिक, लेकिन कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक कहने का मतलब कि दूसरे पेड़ों के ऊपर क्लाइंब करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना। और सेप्लोट्रोफिक क्या होता है? जहाँ पे सड़ा गला जो जगह है वहाँ पे न्यूट्रिशन कंप्लीट करना। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे जीवों से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animal for food। यानी भोजन के लिए, फूड के लिए दूसरे एनिमल या दूसरे प्लांट के ऊपर रहने वाले जीवों को हम हेटेरोट्रोप्स के कैटेगरी में रख रहे हैं। कैन वी से डैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रोप्स? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या ये हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है वह थोड़ा बहुत हेटेरोट्रोप्स होता है? अब इसका आंसर आपको खुद ही करना है। तो बच्चों, इस सेशन में बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।